हेलो डियर लर्नर्स, क्वालिटी डिवाइसेस के वीडियो सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कुछ और क्वालिटी डिवाइसेस। तो आज का पहला क्वालिटी डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा है क्या? तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एनाफोरा इज अ क्वालिटी डिवाइस इन विच अ वर्ड, अ फ्रेज और अ क्लाउज इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस। तो एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा एक ऐसा क्वालिटी डिवाइस है जिसमें सक्सेसिव सेंटेंसेस के बिगिनिंग में सेम वर्ड या सेम फ्रेज या सेम क्लाउज रिपीट करे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज टाइम इज इटर्नल, टाइम इज यूनिवर्सल। अब देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है टाइम से स्टार्ट हुआ है और नीचे वाला भी जो सेंटेंस है ये टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो सक्सेसिव सेंटेंसेस का जो बिगिनिंग वर्ड है वो सेम है। तो सक्सेसिव सेंटेंसेस जब सेम वर्ड से, सेम फ्रेज से या फिर सेम क्लाउज से स्टार्ट हो तो ये एग्जांपल होता है किसका? एनाफोरा का। रिपीटेशन में क्या होता था? रिपीटेशन में कोई वर्ड बार बार रिपीट करता है, बट कोई जरूरी नहीं कि वो सेंटेंस के बिगिनिंग में ही हो, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, सेंटेंस के पीछे भी हो सकता है। बट एनाफोरा में ऐसा नहीं होता है। एनाफोरा हम तभी कहेंगे जब सक्सेसिव सेंटेंस सेम वर्ड्स या सेम फ्रेज से स्टार्ट हो, यानी सेम वर्ड या फिर सेम फ्रेज या सेम क्लाउज वो सेंटेंस के शुरुआत में ही होगा, स्टार्टिंग में ही होगा। ओके, नाउ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक कुछ लाइन लिया है इस पोएम से, द डक एंड द कंगारू, जो कि क्लास 9 का एक पोएम है। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो सेंटेंस है स्टार्ट किससे स्टार्ट हुआ है? आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हुआ है? एंड से। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times round and who so happy, oh who, as the duck and the कंगारू। सो आप देख सकते हैं कि सक्सेसिव सेंटेंस यानी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस का जो फर्स्ट वर्ड है वो एंड है। एंड ये ऊपर का जो वर्ड है, सॉरी ऊपर का जो सेंटेंस है वो भी एंड से स्टार्ट हुआ है और उसके नीचे वाला जो सेंटेंस है वो अगेन एंड से स्टार्ट हुआ है। फाइन, तो यहाँ पे सेम वर्ड रिपीट कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, तो ये एनाफोरा का एग्जांपल हुआ। नाउ कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। नाउ ये एग्जांपल मैंने लिया है इस पोएम से, विंड पोएम से, जो कि क्लास 9 का एक पोएम है। आप देख सकते हो इस पोएम में विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हुआ, अगेन नीचे वाला भी सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर नीचे डोंट से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस हमारा सेम वर्ड रिपीट कर रहा है, डोंट डोंट डोंट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। नीचे और देखते हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू एंड यू अगेन रिपीट कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ये एग्जांपल हुआ इसका एनाफोरा का। तो एनाफोरा में बेसिकली होता क्या है कि लगातार सेंटेंसेस का अगर बिगिनिंग जो वर्ड है वो सेम हो, सेम वर्ड रिपीट करे बिगिनिंग वर्ड या फिर फ्रेज या क्लाउज, तो ये एग्जांपल होता है किसका? एनाफोरा का। नाउ वन मोर एग्जांपल वी हैव, ये मैंने स्टांजा लिया है इस पोएम से, द रोड नॉट टेकन, क्लास 9। आप देख सकते हैं द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो wood, and sorry I could not travel both, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। so आप देख सकते हो यहाँ पे एंड और एंड फिर से रिपीट कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में ही। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? एनाफोरा को। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि एनाफोरा क्या है। चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ये किस पोएम से लिया गया लाइन्स है? फायर एंड आइस क्लास 10. ओके, नाउ आप देख सकते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी सम से. वंस अगेन एग्जांपल हो गया एनाफोरा का. एक और एग्जांपल हमारे पास है, ये किस पोएम से है? द बॉल पोएम क्लास 10. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड, कौन सा वर्ड है? what and what, और नीचे merrily and again merrily. तो यहाँ पे what रिपीट कर रहा है, what, और नीचे merrily वर्ड जो है वो रिपीट कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस. तो वंस अगेन ये एग्जांपल हुआ किसका? एनाफोरा का. अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हो what is he to do. ये एग्जांपल हो गया रिपीटेशन का भी, what and what एक ही सेंटेंस में दो बार what आया है, तो ये रिपीटेशन का एग्जांपल हुआ. बट अगर बिगिनिंग में रिपीट हो तो ये एनाफोरा का एग्जांपल होता है. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इमेजरी. इमेजरी क्या होता है? पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग. When a writer uses words that appeal to one or more of our senses means sensory organs. तो पोएट या राइटर अपने पीस ऑफ राइटिंग में ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज करता है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को क्या करे? ट्रीट करे, जो हमारे सेंस ऑर्गन को ट्रिगर करे, हमारे सेंस ऑर्गन को अपील करे. ओके, इसमें क्या होता है बेसिकली कि राइटर्स या फिर पोएट्स हाईली डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, इसलिए ताकि हम लोग इमेजिन कर पाए सिचुएशन को. जो पोएट हमें बताना चाह रहे हैं उस चीज को हम इमेजिन कर पाए, तो ये इमेजरी का एग्जांपल होता है. कैसे इमेजिन कर पाए? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू. ओके, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. कोई मुझे देख रहा है. जब राइटर इस तरीके से कोई चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग इमेजिनेशन करने के लिए मजबूर हो जाए, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इमेजरी. तो देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, अगर कोई ऐसे बोले कि देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, तो आपको लगेगा हाँ, आप इमेजिन कर पाओगे हाँ कोई देख रहा होगा या कोई देख रहा है, लाइक दिस. तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5 वी हैव सेंस ऑर्गन्स. नोज, ईयर, आई, स्किन एंड टंग, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने फिजिकल वर्ल्ड को जान पाते हैं या फिर इमेजिनेशन करने के लिए इन पांचों में से किसी भी सेंस ऑर्गन्स का एक्टिवेटेड होना जरूरी है. कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. These are the lines from the poem A Tiger in the Zoo, class 10. अब यहाँ पे आप देख सकते हो He should be lurking in shadow. आप इमेजिन कर पाओगे इसके बारे में, टाइगर के बारे में. Who is hiding himself. आप इमेजिन क्या कर पाओगे? Who is hiding himself. Now going to the next slide. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in water. तो यहाँ पे आप देख सकते हो merrily bouncing, ये वर्ड का यूज किया है यहाँ पे पोएट ने. क्या करने के लिए? हमें इमेजिन करने के लिए. हम इमेजिन कर पाते हैं merrily bouncing down the street. यहाँ पे बॉल जो होता है उस बच्चे के हाथ से छूटता है और वो बॉल उछलता हुआ नीचे हार्बर की तरफ जाता है. It was merrily bouncing. Okay? Now, next we have the example from the poem The Trees, class 10. The trees inside are moving out into the forest. पेड़ घरों से निकल के किधर जा रहे थे? The trees were moving out of the house and it was going towards the forest. इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि घरों से पेड़ बाहर निकल रहे हैं, बगीचे या फिर गार्डन हाउस में जो गार्डन है वहां पे जो पेड़ लगे हुए हैं
वो गार्डन से या फिर घरों से बाहर निकल के किधर जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ओके, वी कैन इमेजिन दिस। तो जब हम इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। नाउ नेक्स्ट वी हैव इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? When the writer changes the normal order of words in a sentence in order to achieve a different kind of effect, this is called inversion. Inversion क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में राइटर या फिर पोएट नॉर्मल जो वर्ड ऑर्डर होता है उसे चेंज कर दे। When the writer changes or when the poet changes the normal order of words in a sentence, जब कोई सेंटेंस में राइटर या पोएट नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दे, क्यों? टू अचीव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट, एक अलग ही तरह का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जब नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है राइटर या पोएट के थ्रू, तो ये एग्जांपल होता है इन्वर्जन का। ओके, सो इन्वर्जन इज आल्सो नोन एज एनास्ट्रॉफी, इसको एनास्ट्रॉफी भी कहा जाता है। ओके, नाउ वी हैव एग्जांपल। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। अब एक्चुअल जो वर्ड ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज इट। ओके, बट यहाँ पे इट के बाद यूज किया गया है किसका? इज का। तो यहाँ पे वर्ड ऑर्डर को क्या किया गया है? चेंज किया गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन। एक और एग्जांपल हमारे पास नीचे है, यस्टरडे अ शिप आई शॉ। बट अगर हम बात करें प्रॉपर ऑर्डर का तो होना चाहिए आई शॉ अ शिप, बट यहाँ पे क्या किया गया है? वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। यस्टरडे यस्टरडे अ शिप आई शॉ। ओके, आई शॉ के पहले ही शिप का यूज कर दिया गया, तो यहाँ पे नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को क्या किया गया है? चेंज किया गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है? नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है, क्यों? टू अचीव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा इन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल वी हैव फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल wild animals, class 10. If ever you should go by chance to jungles in the east and if there should to you advance. अब यहाँ पे देख सकते हैं आप if there should to you advance, यहाँ पे you जो है you के बाद should को होना चाहिए था, बट should you के पहले आया हुआ है। सो यहाँ पे नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को चेंज किया गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारे पास है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एन एपोस्ट्रोफी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द स्पीकर एड्रेसेस और टॉक्स टू ईदर एन absent person, a dead person or a non-human object। तो ये क्या कहलाता है? एपोस्ट्रोफी। यानी एपोस्ट्रोफी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें स्पीकर किनसे बात कर रहा होता है या फिर किनको एड्रेस कर रहा होता है? एक एब्सेंट पर्सन को, एक ऐसा पर्सन जो वहां मौजूद ना हो, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसका डेथ हो गया हो उसको एड्रेस कर रहा हो, या फिर एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहा होगा या एड्रेस कर रहा हो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफी। यानी एपोस्ट्रोफी में कोई स्पीकर इसको एड्रेस करता है या फिर किससे बातें करता है? एक एब्सेंट पर्सन से, या फिर कोई डेड पर्सन से, या फिर कोई नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट से। ओके, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स। पहला जो एग्जांपल है हमारे पास, कम ऑन फोन गिव मी अ रिंग। तो यहाँ पे किससे बातें की जा रही है? फोन से। समवन इज टॉकिंग टू फोन, गिव मी अ रिंग। तो यहाँ पे फोन से बातें की जा रही है। फोन एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफी। तो जब हम किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट से बात करते हैं या फिर कोई एब्सेंट पर्सन से बात करते हैं या फिर डेड पर्सन से, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफी। One more example we have, grandma, I know you will always be with me। यहाँ पे स्पीकर किससे बात कर रहा है? अपनी ग्रैंड माँ से जिनका डेथ हो गया है ना। ग्रैंडमा आई नो यू विल ऑलवेज बी विथ मी। ग्रैंडमा आप, मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। सो ये एग्जांपल हो गया किसका? एपोस्ट्रोफी का। यहाँ पे राइटर जो है वो अपने ग्रैंड माँ को एड्रेस कर रहा है जिनका परहैप्स डेथ हो गया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ओह कॉफी my sweet dark baby, how would I ever be with you।
ओके, सो यहाँ पे बातें किससे की जा रही है? द रीडर इज टॉकिंग टू कॉफी, कॉफी से बात की जा रही है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफी। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है पोएम से। क्लास 10 का एक पोएम है विंड, सॉरी क्लास 9 का एक पोएम है विंड। यहाँ वर्ड जो है वो बात कर रहे हैं किससे? विंड से, हवा से। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। हियर द पोएट इज टॉकिंग टू विंड, हवा से बातें कर रहे हैं यहाँ पे पोएट। हवा जो कि एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। ओके, सो ये वंस अगेन ये एग्जांपल किसका हुआ? एपोस्ट्रॉफी का। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि एपोस्ट्रॉफी है क्या। एपोस्ट्रॉफी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें स्पीकर बातें करते हैं या फिर एड्रेस करते हैं किसको? एक अब्सेंट पर्सन को, एक डेड पर्सन को, या फिर एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को। फाइन। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस वी हैव मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या है? A metonymy is a literary device in which the name of an object is replaced by some other word which is very closely related to the object. तो मेटोनमी में क्या होता है? मेटोनमी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के बदले, किसी ऑब्जेक्ट के नाम के बदले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया जाए जो उस वर्ड से, जो पहले वाले वर्ड से काफी क्लोजली रिलेटेड हो। ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट के नाम के लिए हम किसी दूसरे वर्ड का यूज करते हैं जो उस वर्ड से क्लोजली क्या हो? रिलेटेड हो, क्लोजली जुड़ा हुआ हो, तो ये मेटोनमी का एग्जांपल होता है। फाइन। सो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर होगा। दैट बेबी हैज ऑल माई हार्ट। ओके, तो यहाँ पे हार्ट किसके लिए यूज किया गया है? हार्ट फॉर लव। लव की जगह पे हम लोग यहाँ क्या यूज किए? हार्ट। दैट बेबी हैज ऑल माई हार्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव माय क्लास टीचर आस्क्ड मी टू गिव हर हैंड विद द नोटबुक्स एंड रिकॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे हैंड जो वर्ड किया गया यूज, वो किसके लिए यूज किया गया? हेल्प। द टीचर इज आस्किंग फॉर द हेल्प। ओके, सो माय क्लास टीचर आस्क्ड मी टू गिव हर हैंड। हैंड मतलब हेल्प करने को कहा है टीचर ने। तो यहाँ पे हेल्प के लिए हमने क्या किया? दूसरे वर्ड का यूज किया। ओके, तो जब किसी नेम के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के नेम के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज किया जाए तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटोनमी। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में क्या है? हैंड वर्ड का यूज किया गया है किसके लिए? हेल्प के लिए। फाइन। नाउ एग्जांपल नंबर 3, वी विल स्वेयर लॉयल्टी टू द क्राउन। अब हम लोग क्राउन के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेंगे। तो क्राउन मतलब क्या? क्राउन इज रेफरिंग टू द किंग। क्राउन किसको रेफर कर रहा है? किंग को, यानी किंग के लिए क्राउन वर्ड का यूज किया गया है। फाइन। तो कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट के नाम के लिए या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड का यूज कर दिया जाए, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटोनमी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा मेटोनमी है क्या। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।